नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे भारत में जो भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, आज हम उसी के पीछे की साइंस, इकोनॉमी और हेल्थ से जुड़े कारणों की गहराई से जांच करने वाले हैं। मतलब आखिर ये इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहा है। चलिए सीधा इस चौंका देने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। हाल ही में एक ग्लोबल टेम्परेचर सर्वे हुआ था और जरा सोचिए, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से पूरे 95 शहर, जी हां 95 शहर यही हमारे भारत में स्थित हैं। ये वाकई में डराने वाला आंकड़ा है। तो इस बड़े संकट को समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। पहले ग्लोबल क्लाइमेट की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे शहरों का स्ट्रक्चर इसे कैसे बदतर बना रहा है, और आखिर में बात करेंगे कि इसका हम इंसानों पर क्या असर हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की इस हीट वेव की असलियत के बारे में। इसके पीछे के कारणों को जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जब मौसम विज्ञानी कहते हैं कि हीट वेव आ गई है, तो उसका तकनीकी मतलब क्या होता है। तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के हिसाब से हीट वेव का मतलब सिर्फ एक नॉर्मल गर्म दिन नहीं है। जब किसी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से कम 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है, और वो भी लगातार 2 दिनों तक, तब जाकर उसे हीट वेव माना जाता है। और अगर यही तापमान 60 डिग्री ज्यादा हो जाए तो वो सीवियर यानी गंभीर हीट वेव बन जाती है। अब भारत इतना बड़ा देश है कि अलग अलग हिस्सों में इसके पीछे का साइंस भी बदल जाता है। कोर जोन जैसे उत्तर पश्चिम भारत, बिहार और झारखंड में क्या होता है कि ऊपरी वायुमंडल से हवा नीचे की तरफ दबकर गर्म होती है, एक तरह से कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे पूर्वी तटों पर जमीन की गर्म हवाएं समुद्र से आने वाली ठंडी हवाओं को ही ब्लॉक कर देती हैं। दोनों जगह गर्मी के कारण बिल्कुल अलग हैं, तो जाहिर है इनसे निपटने के तरीके भी अलग ही होने चाहिए। चलिए अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं और सुपर अल नीनो को डिकोड करते हैं। ये वो ग्लोबल फैक्टर है जो इन क्षेत्रीय तापमानों में आग में घी डालने का काम कर रहा है। अल नीनो कोई किताबी शब्द भर नहीं है। ये हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में शुरू होने वाला एक ऐसा चेन रिएक्शन है जहां समुद्र की सतह का तापमान अचानक असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब प्रशांत क्षेत्र में हवाएं इस तरह कमजोर पड़ी हैं, उसका सीधा असर भारत पर हुआ है, मानसून की कम बारिश और भयंकर लू के रूप में। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपर एल नीनो कोई अलग से आई नई आफत नहीं है, बल्कि ये उसी नॉर्मल एल नीनो का एक बहुत ही उग्र रूप है। जरा फर्क देखिए, एक आम एल नीनो में समुद्र का तापमान 0.5 से 1.4 डिग्री तक बढ़ता है, लेकिन सुपर एल नीनो में ये सीधा 2 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। और यही वो चीज है जो इस खतरनाक गर्मी और सूखे को इतना लंबा खींच रही है। अब महासागरों से वापस अपनी जमीन और शहरों की तरफ लौटते हैं। बात करते हैं अर्बन हीट ट्रैप की। हमारे शहरों का जो डिजाइन है ना, वो इस गर्मी को और भी ज्यादा जानलेवा बना रहा है। आपने अर्बन हीट आइलैंड का नाम शायद सुना हो। होता यह है कि शहरों में कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, डामर की सड़कें हैं और पेड़ पौधे ना के बराबर हैं। ये सब दिन भर गर्मी को किसी स्पंज की तरह सोखते हैं और फिर रात में उसे धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शहरों में रहने वालों को रात में भी इस भयंकर गर्मी से राहत नहीं मिलती। शरीर को ठंडा होने और रिकवर करने का जो वक्त मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं पाता। तो अब तक हमने साइंस को समझा। अब जरा इसके व्यापक असर को देखते हैं कि कैसे ये एक्सट्रीम मौसम पूरे देश में एक भारी आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा कर रहा है। इसके आर्थिक नुकसान के आंकड़े सच में दिमाग सुन्न कर देने वाले हैं। गर्मी की वजह से काम करने की क्षमता इतनी गिर जाती है कि करीब $194 बिलियन का संभावित नुकसान हो सकता है। जरा सोचिए, जो मजदूर खुले में काम करते हैं उनकी दिहाड़ी मारी जा रही है, खेतों में फसलें खराब हो रही हैं, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों की महंगाई पर पड़ रहा है। और हाँ, लगातार चलते एसी और कूलर्स की वजह से हमारे पावर ग्रिड्स पर जो दबाव पड़ रहा है, वो अलग। और जब तापमान बढ़ता है तो राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगता है। हमने देखा है कि कैसे भीषण गर्मी के दौरान प्रशासन की तैयारियों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। जैसे पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान हीट वेव एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो ये बात एकदम साफ है कि जब भी ऐसा एक्सट्रीम मौसम आता है, वो सीधा गवर्नेंस से जुड़ जाता है और चुनावी माहौल में एक बड़ी बहस का रूप ले लेता है। चलिए अब जरा माइक्रो लेवल पर आते हैं। बात करते हैं सबसे अहम चीज की, हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर इस झुलसा देने वाले माहौल का क्या असर पड़ रहा है।
डॉक्टर्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ये कोई आम गर्मी नहीं है, बल्कि एक मल्टी फ्रंट हेल्थ क्राइसिस है। एक तरफ तो डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का सीधा और जानलेवा खतरा है। दूसरी तरफ गर्मी की वजह से जो जमीनी स्तर का ओजोन प्रदूषण बढ़ता है, उससे अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां और खतरनाक हो जाती हैं। ऊपर से बेमौसम बारिश की वजह से ठहरे हुए पानी में डेंगू मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं। और क्योंकि गर्मी से रात की नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ रही है। बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वालों के लिए तो यह स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि लगातार पानी और ORS पीते रहें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के और थोड़े ढीले सूती कपड़े पहनें। और हाँ, अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छरों की ब्रीडिंग रोकी जा सके। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस बदलती हुई जलवायु के साथ हम कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? चलिए देखते हैं कि हमारा प्रशासनिक ढांचा इसके लिए कितना तैयार है। इस पूरी स्थिति में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इतनी मौतें और इतने भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद हमारे देश के आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हीट वेव को अभी तक औपचारिक रूप से आपदा या डिजास्टर माना ही नहीं गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस एक क्लासिफिकेशन के ना होने से राज्य सरकारें हीट वेव से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर फंड्स का पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये तो साफ है कि आगे आने वाली इन भयंकर गर्मियों से निपटने के लिए सिर्फ हमारे और आपके स्तर पर तैयारी काफी नहीं है। सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। जैसे जैसे ये अत्यधिक गर्मी एक न्यू नॉर्मल बनती जा रही है, सबसे कमजोर और प्रभावित लोगों को बचाने के लिए आपदा या डिजास्टर की हमारी परिभाषा को कैसे बदलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। Please like and subscribe.